Hello friends, we are studying the chapter Tissues of our class 9 Science NCERT in the biology section. In the previous lectures, we studied about plant tissues. We studied about meristematic tissue, simple permanent tissue, complex permanent tissue that is xylem phloem. We studied about structures like epidermis, stomata, root hair, trichomes. We also studied a structure of sunflower stem. Now we will study a whole new topic of tissue, that is animal tissue. As we know, tissues are the group of cells that carry same functions. So here also animal tissue is animal cells are grouped together to form animal tissues. अब जो ये टिश्यूज़ हैं वो स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन में डिफर करते हैं. तो एनिमल में कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं? तो एनिमल में 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस. कौन कौन से बताए मैंने? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू. ठीक है, तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू. अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब जब हम एम्ब्रियो होते हैं या हम जब फीटस बच्चे होते हैं मदर्स वुम्ब में, मैंने आपको पढ़ाया था कि मेल और फीमेल के गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन से जो एक सिंगल सेल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं. ठीक है, होप यू रिमेंबर दैट. इसे जाइगोट बोलते हैं. जाइगोट में होता है क्लीवेज या एक तरह का माइटोसिस, जिससे ग्रोथ होती है और सिंगल सेल मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होता है. तो ड्यूरिंग ग्रोथ जब माइटोसिस हो रहा होता है तो बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, जो इतना डिटेल में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन स्टेजेस आते हैं जैसे कि मोरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला. ठीक है, ये स्टेजेस आते हैं. तो इनमें सेल का नंबर डिफर करता है और सेल का अरेंजमेंट डिफर करता है. ठीक है, इसमें 8 सेल्स हो सकते हैं. इसमें ब्लास्टुला में ज़्यादा सेल्स होते हैं और सेल्स का अरेंजमेंट बदल जाता है. ठीक है, सेल्स का थोड़ा अरेंजमेंट बदल जाता है. और गैस्ट्रुला जब चालू होता है तब क्या होता है कि यही सेल्स का फिर अरेंजमेंट बदलता है और ये डिवाइड करते हैं और इसमें ये लेयर्स बनाना चालू कर देते हैं. ठीक है, ये इसके अंदर लेयर्स बनाना चालू कर देते हैं. ठीक है, जब ये लेयर्स बनाना चालू करते हैं तो सबसे पहला एक लेयर बनता है सेल का लेयर, उसको बोलते हैं एंडोडर्म. और जो ये लेयर्स बनते हैं उनको तो बोला जाता है कलेक्टिवली जर्म लेयर्स. क्या बोलते हैं? जर्म लेयर्स. ठीक है, जर्म लेयर्स बोला जाता है. तो सबसे पहले बनने वाला जर्म लेयर कौन सा होता है? एंडोडर्म. फिर उसके बाद बनता है जर्म लेयर एक्टोडर्म. नाम से पता चल रहा है एंडोडर्म वो जर्म लेयर जो अंदर की तरफ फॉर्म होता है, एक्टोडर्म जो बाहर की तरफ फॉर्म होता है. फर्स्ट फॉर्म्ड जर्म लेयर क्या है? एंडोडर्म. सेकेंड फॉर्म्ड क्या है? एक्टोडर्म. अब जब ये बन जाते हैं तो क्या तीसरा लेयर इन दोनों के बीच में बनता है, वो होता है मीजोडर्म. ये थर्ड फॉर्म्ड है, इन दोनों के बीच में बनता है. अब हम जैसे अगला एक चैप्टर पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें हम एनिमल्स को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स. तो जो एनिमल्स जिसमें सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक क्योंकि 2 जर्म लेयर है. और जिन एनिमल्स में 3 जर्म लेयर होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो ये तो आगे की बात है, बट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि जिन एनिमल्स में 2 जर्म लेयर एंडोडर्म, एक्टोडर्म, वो डिप्लोब्लास्टिक, और जिन एनिमल में 3 जर्म लेयर एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू दिस टॉपिक. तो मेरा कहने का मकसद इसमें ये था, मोटो ये था कि जर्म लेयर्स जो टिश्यूज़ हैं या जितने भी ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स हैं, आप जितने भी स्ट्रक्चर्स ह्यूमन बॉडी में देख रहे हैं वो इन्हीं जर्म लेयर से डिराइव्ड हैं. इन्हीं जर्म लेयर से ऑर्गन्स बनते हैं. ऑर्गन्स के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस. तो जर्म लेयर से बने
एंडोडर्म, ये सब जर्म लेयर्स हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। अब टिश्यू का फॉर्मेशन इन्हीं लेयर्स से होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू वो किससे डिराइव होता है? तीनों जर्म लेयर्स से। एपिथेलियल टिश्यू एंडोडर्म से भी बनता है, एक्टोडर्म से भी बनता है, मेसोडर्म से भी बनता है। कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू ये सिर्फ मेसोडर्म से बनते हैं, और नर्वस टिश्यू ये सिर्फ एक्टोडर्म से बनता है। ठीक है, तो जर्म लेयर्स होते हैं क्या? प्राइमरी लेयर्स ऑफ सेल्स दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब मदर्स के वूम में हम होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, तब भी डेवलपमेंट में जो प्राइमरी लेयर्स बनते हैं उनसे 3 जर्म लेयर्स जो क्या क्या होते हैं? एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। और मैंने बता दिया कि कौन सा टिश्यू किस मेसोडर्म, किस जर्म लेयर, सॉरी किस जर्म लेयर से डिराइव्ड है। अब वी विल स्टडी वन बाय वन अबाउट ईच टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? तो एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग और करता है हर एक ऑर्गन या बॉडी के अंदर जो भी ट्यूब्स हैं, जो भी स्पेस है, उसमें क्या पैकिंग होता है? किसका होता है? एपिथेलियल टिश्यू का होता है। जैसे कोई भी ऑर्गन हो, XYZ कोई भी ऑर्गन हो, तो उसका आउटर कवरिंग क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू का होगा। हमारे बॉडी में जो स्किन है, स्किन इज अ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो उस बॉडी का भी कवरिंग किससे होता है? एपिथेलियल टिश्यू से। अंदर जितनी भी लाइनिंग्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब का लाइनिंग किससे होता है? एपिथेलियल टिश्यू से होता है। और एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट इवॉल्व्ड टिश्यू होता है। सबसे पहला टिश्यू अगर बॉडी में बनता है तो वो क्या बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में? एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर्ड भी हो सकते हैं, मल्टी लेयर्ड भी हो सकते हैं। मतलब एक सिंगल लेयर सेल का भी हो सकता है और सेल के ऊपर सेल एक लेयर भी सेल का हो सकता है। बहुत सारे लेयर्स हो सकते हैं, मल्टी लेयर भी हो सकता है। इनमें हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन होता है। मतलब जैसे हम देखते हैं स्किन के ऊपर वाली सरफेस चोट हमेशा लगते रहती है या हमेशा शेड ऑफ होती है स्किन, और हमेशा नई स्किन बनते रहती है, तो इनका हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इनमें यह है कि सेल्स इतने क्लोजली या टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एक एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं, ये इतने टाइटली पैक्ड होते हैं, उनका न्यूक्लियस इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि वेस्कुलर सप्लाई, ब्लड इसके अंदर पेनिट्रेट, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो ब्लड वेस्कुलर सप्लाई नहीं है, और अगर ब्लड नहीं है तो ये डायरेक्टली ब्लड से न्यूट्रिएंट्स और फूड अपना ले नहीं सकते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करते हैं? इनके नीचे हमेशा एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। हम आगे पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो ये तो एपिथेलियल सेल्स हो गए। कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल सेल्स के बीच हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सिक्रीट करता है? आधा एपिथेलियल सेल सिक्रीट करते हैं और आधा कनेक्टिव टिश्यू के सेल सिक्रीट करते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और हमेशा याद रखिए कि एपिथेलियल सेल्स कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही रहते हैं, तभी इनका नाम पड़ा है एपिथेलियल। क्यों नाम पड़ा है एपिथेलियल? कि फॉर न्यूट्रिशन एपिथेलियम डिपेंड्स अपॉन अंडरलाइन, नीचे रहने वाला कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये डिपेंड होते हैं, इसलिए नाम इनका क्या है? एपिथेलियम। एपी मीन्स अपॉन एंड थीलियम मीन्स टू ग्रो, सो द वर्ड एपिथेलियम मीन्स टू ग्रो अपॉन, किसी के ऊपर रहना या किसी के ऊपर रहकर जीवित रहना। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या सीखा कि कोई वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इंटरसेल्युलर स्पेस होता ही नहीं है, तो ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट नहीं कर सकते। अब फ्री एंड यूजुअली क्या होता है, जैसे हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उसमें पाइप्स होते हैं, पाइपलाइन है, ईसोफेगस है, यहाँ माउथ से लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, तो वो अंदर पाइप है, तो उनके अंदर एक फ्री एंड होता है। आप समझ रहे हैं? पाइप है, हर ऑर्गन के बाहर का कवरिंग होता है एपिथेलियम, तो एक फ्री एंड होता है। जैसे ये एक साइड से तो ये कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हैं, है ना, और एक साइड इनका क्या है? फ्री एंड है। तो फ्री एंड पे या तो ये फ्लैजिला रख सकते हैं, जो लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं फ्लैजिला, या तो ये शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये होते हैं सीलिया, या ये रख सकते हैं, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, माइक्रोविलाई।
ये ऐसे फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर। फोल्ड मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था, हम जब सेल पढ़ रहे थे, कि अगर ये फोल्ड्स बनते हैं तो अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो ये किसी भी चीज को ज्यादा अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकता है, किसी भी चीज को, ठीक है। तो ये हो जाता है माइक्रोविलाई। तो अगर बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं तो फ्लैजेला, छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं सीलिया, और ऐसे फोल्ड्स हैं इनके फ्री एंड पे तो माइक्रोविलाई। तो इससे करके हम एपिथेलियम को कैटेगराइज कर सकते हैं बहुत तरीकों से, ठीक है। ये हो गया। तो फ्री एंड ऑफ द सेल्स बियर फ्लैजेला माइक्रोविलाई सीलिया। अब मैंने बता दिया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है किसके बीच, एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू, और बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सिक्रीटेड बाय बोथ एपिथेलियम एंड द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहला टाइप आता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का। नाम से पता चल रहा है सिंपल मतलब कोई स्ट्रक्चर इसके साथ अटैच्ड नहीं है, ये सिर्फ सेल का एक लेयर है। स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस मतलब सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। स्क्वैमस मीन्स फ्लैट, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होते हैं। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्लड कैपिलरीज में। 3 तरह के ब्लड वेसल्स हम पढ़ेंगे आगे जाकर, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो आर्टरीज, वेन तो बहुत सारे लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती हैं, लेकिन जो कैपिलरीज हैं वो सिर्फ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का एक पतला सा लेयर होता है। फिर हम पढ़ेंगे लंग्स के अंदर, लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो कि होता है एल्वियोलाई, उसके अंदर भी स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं। किडनी में जो ग्लोमेरुलाई होती है, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम करती है, उसमें भी क्या होते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो हमें क्या पता चला कि ये जहां भी हैं ये रैपिड डिफ्यूजन करते हैं। कैपिलरीज में ब्लड का रैपिड डिफ्यूजन होता है, एल्वियोलाई में एयर का डिफ्यूजन होता है, गैसेस का, और ग्लोमेरुलाई में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होकर यूरिन का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, जहां रैपिड डिफ्यूजन हो वहां सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की जरूरत होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक्सट्रीमली थिन होता है, तो ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये परमिएबल बहुत होते हैं। ओके, अब एक सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन होता है किसमें, स्किन में। स्किन में क्या होता है, जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स है वो बहुत सारे लेयर में अरेंज हो जाते हैं, है ना। एक लेयर के ऊपर एक लेयर, लेयर के ऊपर लेयर अरेंज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या प्रिवेंट करने के लिए, वियर एंड टीयर, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सरफेस है तो यहाँ चोट लग सकती है, खिंचाव हो सकता है। वियर एंड टीयर के लिए बने होते हैं, इसीलिए ये मेनी लेयर्स के बने होते हैं। और ये पैटर्न में जो लेयर्स होते हैं उसमें अरेंज होते हैं, तो इसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड मीन्स एक लेयर में होना, एक स्ट्रेटा में होना, तो इसीलिए इनका नाम होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर ये स्किन में है तो इनका नाम होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब SSE मीन्स सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑल्सो नोन एज पेवमेंट मेम्ब्रेन और टेस्लेटेड मेम्ब्रेन। पेवमेंट मेम्ब्रेन या टेस्लेटेड मेम्ब्रेन क्यों, इसीलिए क्योंकि ये टाइल्स जैसे दिखते हैं, फ्लैट होते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, ये एकदम फ्लैट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पेवमेंट मेम्ब्रेन या टेस्लेटेड एपिथेलियम। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम में हमने पहला पढ़ा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एज द नेम सजेस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स। अब हम पढ़ लेते हैं ये कहाँ कहाँ पे आ जाते हैं। ये किडनी के टिब्यूल्स की लाइनिंग करते हैं, मीन्स किडनी में टिब्यूल्स हम पढ़ेंगे, जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा किडनी में टिब्यूल्स होते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, शॉर्टली PCT, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, शॉर्टली DCT, एंड लूप ऑफ फनले। ये 3 टिब्यूल्स होते हैं किडनी में, इनके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। और हमारे अंदर जो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा जो आता है उसको बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, उनके अंदर भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 5 स्टार पॉइंट भी है, कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही जर्मिनल एपिथेलियम होता है। जर्मिनल एपिथेलियम मीन्स, बता रहा हूं, कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स जो असिस्ट करते हैं रिप्रोडक्शन में, तो जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है।
वही क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सेल डिवाइड करते हैं क्या बनाने के लिए, गैमेट बनाने के लिए। इन केस ऑफ मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल के केस में गैमेट होता है एग। इन दोनों को बनाता कौन है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सेल्स ही डिवाइड करके बनाते हैं, इसलिए इसको जर्मिनल एपिथेलियम भी बोला जाता है। समटाइम्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम स्पेशलाइज हो जाते हैं, एपिथेलियम के सेल्स कुछ स्पेशलाइज हो जाते हैं और वो सिक्रीट करते हैं सब्सटेंसेज एपिथेलियल सरफेस पे। म्यूकस हो सकता है, ऑयल्स हो सकते हैं, तो ये सिक्रीट करते हैं ग्लैंड्स की तरह, तो इनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहा जाता है। ठीक है, ग्लैंड का क्या काम होता है, सिक्रीट करना। अगर एपिथेलियम के सेल्स सिक्रीट करने लगे ग्लैंड्स की तरह तो उनको भी क्या बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, तीसरा टाइप का एपिथेलियम हम पढ़ते हैं कोलमनर एपिथेलियम। नाम से पता चल रहा है कॉलम, कॉलम मीन्स पिलर लाइक अ कॉलम। तो इनके सेल्स होते हैं टॉल पिलर लाइक। इनका मेन फंक्शन है, ये लंबे सेल्स हैं तो इनका मेन फंक्शन है अब्जॉर्प्शन करना और सिक्रीशन करना। लंबे सेल्स हैं मतलब ज़्यादा साइटोप्लाज्म है, ज़्यादा साइटोप्लाज्म है मतलब ज़्यादा एक्टिविटी होगी, ज़्यादा सब्सटेंसेस बनेंगे तो सिक्रीशन ज़्यादा होगा। ये इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइन में हम क्या करते हैं, फूड को अब्जॉर्प्शन ही करते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन में फूड का अब्जॉर्प्शन होता है और फूड को अब्जॉर्प्शन करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस हम सिक्रीट करते हैं। तो आपको फंक्शन समझ में आ गया। एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन करना है तो कौन सा एपिथेलियम होना चाहिए, कोलमनर एपिथेलियम होना चाहिए। इंटेस्टाइन में हम क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन सिक्रीशन, तो इंटेस्टाइन में कौन सा एपिथेलियम होना चाहिए, कोलमनर एपिथेलियम। हमें कुछ भी मगअप नहीं करना है, अगर हम फंक्शन समझ लेंगे तो हम रिलेट कर पाएंगे कि कहाँ कौन सा एपिथेलियम हो सकता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो हमारा लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ट्रैकिया एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोलमनर सेल्स होते हैं और उन कोलमनर सेल के ऊपर सीलिया होता है। मैंने आपको बताया था कोलमनर सेल्स के ऊपर सीलिया होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। एज यू कैन सी दैट ये कोलमनर सेल्स हैं या क्यूबॉइडल सेल्स हैं या कोलमनर हैं। ये गलत रिटर्न है यहाँ, कोलमनर सेल्स, दीज आर कोलमनर सेल्स, पिलर लाइक सेल्स हैं। इनके ऊपर सीलिया है तो ये क्या हो जाएंगे, सीलिएटेड कोलमनर इपिथेलियम। ठीक है, सीलिएटेड कोलमनर इपिथेलियम। तो ये हमारे ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो बहुत अमाउंट में डस्ट और माइक्रोब्स अंदर जाते हैं, तो ये क्या सीलिया करता है, जैसे कि यहाँ पर ये ट्रैकिया है, ठीक है, इसकी लाइनिंग में कोलमनर सेल्स हैं, लग रहे हैं क्यूबॉइडल, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लिए कि ये कोलमनर सेल्स हैं। अब इनमें लगा है सीलिया, यहां से हम एयर लिया तो उसके साथ डस्ट माइक्रोब्स आए, डस्ट और माइक्रोब्स आए तो ये डस्ट माइक्रोब्स पार्टिकल। तो ये सेल्स सिक्रीटरी इन नेचर होते हैं। ये सिक्रीट क्या करते हैं, म्यूकस, जो कफ निकलता है हमारे हमें जब सर्दी होती है तो कफ निकलता है, उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं म्यूकस। तो वो म्यूकस सिक्रीट होता है कब, जब ज़्यादा डस्ट और माइक्रोब्स आ जाते हैं तो ये यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है ये म्यूकस। और सीलिया क्या करते हैं, ऐसे बीटिंग मूवमेंट करते हैं, ऐसे एक साइड एक ही तरफ, लाइक अ ओर, चप्पू चलाने जैसा मूवमेंट एक ही तरफ होता है। तो ये म्यूकस क्या करता है, डस्ट और माइक्रोब्स को यहीं रोक लेता है और ये सीलिया इसको ऐसे प्रोपेल करता है, अपवर्ड प्रोपेल करता है, तो ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे माउथ से ये फिर बॉडी से बाहर चल जाते हैं जब हम इसको स्पिट करते हैं। तो इनका फंक्शन भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये हुआ कि कोलमनर सेल पोजेस सीलिया, दिस सीलिया मूव्स इन वन डायरेक्शन, पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इसी तरह ये प्रोटेक्शन करते हैं किससे, डस्ट और माइक्रोब्स से। तो ऐसे एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। अब हम एक बार डायग्राम्स पे नजर डालते हैं। ये है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, आप देख सकते हैं फ्लैट सेल्स हैं, सिंपल स्क्वैमस। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम देख सकते हैं, क्यूब लाइक सेल्स हैं और कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, इसलिए सिंपल। ये है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है इसलिए सिंपल। कॉलम, पिलर लाइक टॉल सेल्स हैं इसलिए कॉलमनर एपिथेलियम। यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन है, सेल्स तो कॉलमनर है बट सीलिया भी है, तो सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। अब मॉडिफिकेशन कितने भी हम कर सकते हैं।
अगर बहुत सारे लेयर्स बाय लेयर हो गए, क्यूबॉइडल सेल है बहुत लेयर हो गए तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथीलियम। कोलमनर में लेयर हो गए तो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर इपिथीलियम। स्क्वैमस में लेयर्स हो गए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथीलियम। कहीं भी अगर फ्लैजला आ गया, सीलिया आ गया, माइक्रोविलाई, तो उसके हिसाब से नेम चेंज होता है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट एपिथीलियम. In the next lecture, we will study about the nervous tissue. Then we will study connective and muscle. Okay? Thank you.